जय हिंद सभी को प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं जो जो सामाजिक ज्ञान क्लास 10th का जो है पेपर आपको 20 फरवरी को मिलेगा, जो इसका संपूर्ण भूगोल यानी प्यारे बच्चों बिल्कुल सेम टू सेम पेपर में आपको देखने को मिलेगा। संपूर्ण इतिहास का पहले क्लास डाल दिए हैं आप, और आज संपूर्ण भूगोल, और जस्ट इसके कुछ ही देर बाद आपको सारे चैप्टर कवर करा दिए जाएंगे, फिर एमसीक्यू। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि उन लोगों को ही वो वीडियो मिल पाए और पेपर में वो अच्छा से अच्छा कर के आए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, तो देखिए जो 20 फरवरी को एग्जाम है, 20 फरवरी को एग्जाम है जो आपका 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आया हूं कि जो कि डायरेक्ट सेम टू सेम पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जलोढ़ मृदा में उपजाई जाने वाली फसलों के नाम बताइए। तो ये 2023 में आए हुए प्रश्न है। उत्तर होगा जलोढ़ मृदा में धान, गेहूं, गन्ना आदि फसलें उगाई जाती। क्या उगाती हैं? तो गेहूं, धान, गन्ना आदि फसलें उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलोढ़ मृदा की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये भी 2023 और 16 में आए हुए हैं। तो उत्तर है कि जलोढ़ मृदा की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, इसका विस्तार उत्तरी मैदान अतिरिक्त सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों की घाटियों गुजरात एवं राजस्थान में है। और दूसरा कह रहा है कि इन मृदा से रेत, सिल्ट एवं चिकनी मिट्टी के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों कि किन्हीं 4 क्षेत्रों अथवा राज्यों के नाम बताइए जहां जलोढ़ मृदा का विकास होता है। ये 2024 में आए हुए प्रश्न है और इस बार भी देखने को मिलेंगे। तो उत्तर है, कह रहे हैं कि राजस्थान, गुजरात, महानदी गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों में के डेल्टाओं के मृदा का विकास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार की मृदा में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ये भी 2023 में आए हुए प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो देखिए, तो उत्तर क्या कह रहा है कि काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो कि आपको सेम टू सेम पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी लोग पेपर में देख के इस वीडियो को देखकर और पेपर को अच्छे से अच्छे और कर सके। ठीक है, और ये पेपर में बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे। नंबर कैसे बढ़ते हैं इसमें मैं तरीका इसका बताऊंगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बंजर भूमि से आप क्या समझते हैं। ये 2008 और 7 में आए हुए प्रश्न है। उत्तर है, ऐसी भूमि जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है वह बंजर भूमि के श्रेणी में आती है, जैसे पहाड़ी, सूखी एवं मरुस्थली भूमि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे हैं कि इन 2 राज्यों के नाम बताइए जिनके शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत अधिकतम है। उत्तर है हमारा प्यारे बच्चों कि पंजाब और हरियाणा का शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत अधिकतम है। ये भी 2022 के प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न कि किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जिनके शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत न्यूनतम है। तो कौन से हैं जो ये 2023 में आए हुए प्रश्न हैं? तो उत्तर है कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत न्यूनतम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कि मृदा अपरदन क्या है। ये 2020 में आए हुए प्रश्न है। उत्तर है, मृदा को अपने स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के कारण निम्न है। क्या है? नदियों में बाढ़ का आना और दूसरा वनोन्मूलन। ठीक है ना, वनोन्मूलन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मृदा के किन्हीं 2 महत्वों का वर्णन कीजिए। तो ये 2020, 13 और 11 में आए हुए प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो ये उत्तर हो जाएगा कि मृदा के 2 महत्व निम्नलिखित हैं। क्या है? पहला, मृदा मनुष्य के जीवन का आधार है, इसके अभाव में मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। और नेक्स्ट कह रहा है कि अधिकांश ऊर्जा के उत्पादन का साधन कोयला तथा पेट्रोलियम का स्रोत मृदा ही है। नेक्स्ट कह रहा है कि मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताइए। ये 2022 और 13 में आए हुए प्रश्न है। तो कह रहा है उत्तर कि मृदा अपरदन को नियंत्रित करने की वाली 2 विधियां निम्नलिखित हैं।
पहला बांधों का निर्माण और दूसरा वृक्षारोपण। इससे हम नियंत्रित कर सकते हैं इनकी दो विधियों को। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखिए, कह रहा है कि प्रश्न है कि बांगर और खादर में दो अंतर बताइए। तो उत्तर है बांगर और खादर में निम्नलिखित अंतर है। पहला बांगर, बांगर का पूरा अंतर देख लेते हैं प्यारे बच्चों, फिर मैं खादर का इसके बाद ईसान देखूंगा। ठीक है, कह रहा है कि पहला कह रहा है कि यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा है, इसमें कहीं कहीं अम्लीयता पाई जाती है, जिससे उसमें कृषि नहीं की जा सकती। दूसरा कह रहा है कि बृहद मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। तीसरा कह रहा है कि यह मैदान का वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल अब नहीं पहुंच पाता। और चौथा कह रहा है कि इसकी मृदा में कैल्शियम की आवश्यकता पाई जाती है। ठीक है, खादर वाला है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि तलछट का जमाव सब जगह एक साथ नहीं मिलता, अतः इस मैदान में कई भौतिक लक्षण मिलते हैं। ठीक है, और दूसरा कह रहे खादर में कि नवीन तलछट द्वारा निर्मित भूभाग को खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। तीसरा कह रहा है कि यह जलोढ़ मैदान का वह निचला भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल पहुंचता है। क्या पहुंचता है? नदियों की बाढ़ का जल पहुंचता है। चौथा कह रहा है कि यहाँ जलोढ़ मृदा होने के कारण यह बहुत सी उपजाऊ भूभाग है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों बांगर और खादर में अंतर। ये इस बार पेपर में आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिएगा, ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचे जिनको 20 तारीख को एग्जाम है। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाइए, आपको सारी चीजें इसी पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट। ये कह रहा है प्रश्न की काली मृदा की तीन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये है 2024, 22 और 18 में आए हुए प्रश्न है। उत्तर है, कह रहा है कि काली मृदा को काली कपास एवं रेंगूर के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार दक्कन पठार के आसपास हुआ है। कहाँ हुआ है? दक्कन पठार के आसपास हुआ है। तो यह स्टार देके कह रहा है कि महाराष्ट्र यानी सौराष्ट्र व मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार के अतिरिक्त यह दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी एवं कृष्णा नदी की घाटियों तक पाई जाती है। ठीक है, ये कह रहा है कि इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि यह मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। किससे बनी होती है? मृत्तिका से बनी होती है। इस मृदा में गर्म और शुष्क मौसम में दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इससे अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर यह मृदा चिपचिपी हो जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप इसे जोतना कठिन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्यारे बच्चों एक वीडियो में पूरा आपका संपूर्ण भूगोल खत्म हो जाएगा। आइए, ये कह रहा है प्रश्न कि भारत में जलोढ़ मृदा के क्षेत्र बताइए तथा कृषि में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये है 2023, 21 और 12 में आए हुए प्रश्न। उत्तर है, कह रहा है कि भारत में जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान के अतिरिक्त सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों की घाटियों में राजस्थान एवं गुजरात तक फैली हुई है। यह पूर्वी तटीय मैदान में महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में भी मिलती है। इस मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। यह मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जो गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों एवं दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये है भारत में जलोढ़ मृदा के क्षेत्र बताया जाए तथा ये तो आप बिल्कुल इसको 1 से 2 बार देख के जाइए, आपको पेपर में आसानी से केवल लिखना मिलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्य को बताइए। तो भूमि सुधार के 3 उद्देश्य क्या हैं? तो ये है 2024 और 21 और 16 में आए हुए प्रश्न हैं। तो बिल्कुल आपको सेम टू सेम पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आइए उत्तर क्या है? कह रहा है कि भूमि सुधार से तात्पर्य बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि अनेक कारणों से भूमि की उर्वरता शक्ति का ह्रास हो जाता है तथा मृदा धीरे धीरे बंजर हो जाती है।
भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? पहला है बंजर भूमि की उपजाऊ बनाना, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना, वृक्ष एवं वनस्पति रहित भूमि में वनीकरण करना, और तीसरा है कह रहे कि भूमि में जैव रासायनिक और तत्वों के संतुलन को सही करना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिएगा, और अपने ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, ठीक है, यानी कि सारे जगह इसको शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी वीडियो ये पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए, कह रहा है कि भूमि की 3 मुख्य प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये 2024, 21 और 17 में आए हुए प्रश्न है। तो कह रहा है कि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव जीवन, वन्य जीवन, प्रकृति, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन एवं संचार आदि आधारित है। ठीक है, भूमि की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला कह रहा है कि भूमि का क्षेत्र निश्चित तथा सीमित, इसके क्षेत्र को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है कि मनुष्य केवल भूमि के स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है। तो भूमि को हम कभी बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, उसे परिवर्तन कर सकते हैं खरीद के या बेच के, बट उसे भूमि को हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि मनुष्य को प्रकृति द्वारा भूमि निःशुल्क प्राप्त है। इस संसाधन की प्राप्ति के लिए मानव समाज को कुछ भी खर्च या त्याग नहीं करना पड़ता है। तीसरा कह रहा है कि भूमि अनावश्यकवान है। भूमि को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। मनुष्य केवल भूमि की उर्वरता में वृद्धि या कमी कर सकता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है, कह रहा है कि ये प्रश्न कि भारत की मृदाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए तथा किसी एक मृदा की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 2022, 2020 और 19 और 16 में आए हुए प्रश्न। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिएगा। ठीक है, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं इसका उत्तर। कह रहा है कि रासायनिक और भौतिक गुणों जैसे रंग, बनावट, मोटाई आदि के आधार पर भारत की मृदाओं को 8 वर्गों में विभाजित किया जाता है जो निम्नलिखित हैं। पहला जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वनीय एवं पहाड़ी मृदा, लवणीय मृदा तथा पीट या जैविक मृदा। ठीक है, और कह रहा है कि काली मृदा की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, यह मृदा दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं जो लावाजनक शैलों से बनी है। किस बनी है? लावाजनक शैलों से बनी है। और इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्यारे बच्चों। ये कह रहा है प्रश्न कि भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत लागू किए गए किन्हीं 2 कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। ये 2021 और 23 और 11 में आए हुए प्रश्न है। उत्तर है कि भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत लागू किए गए 2 कार्यक्रमों का वर्णन निम्नलिखित है। प्रश्न पहला कह रहा है कि बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड ने सन 1989 से 90 में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया और इस कार्यक्रम के तहत गैर वनीय बंजर भूमि को शामिल किया गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम, रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम वर्ष 1977 से 78 में भारत के 7 राज्यों के 40 जिलों और 235 विकास खंडों में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य रेगिस्तान प्रसार को रोकना तथा स्थानीय संसाधनों की उत्पादकता में क्या करना? बढ़ोतरी कर स्थानीय लोगों की आय और रोजगार स्तर में वृद्धि करना है। ठीक है, तो ये भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत लागू किए गए किन्हीं 2 कारणों के नियम है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है? इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय बताइए। ये 2023 और 21 और 19 में आए हुए प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप इसको बिल्कुल 1 बार से 2 बार देख के जाइएगा, सेम टू सेम आपको पेपर में देखने को मिलेंगे।
ये बहुत ही मेहनत करने के बाद इस क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करके आप लोग को प्रस्तुत किया जा रहा है। केवल आप 1 से 2 बार देखिए और आप पेपर में सेम टू सेम छाप के आएंगे। और अगर बच्चों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिएगा। तो क्यों आप लोग जब चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, बच्चे हमें अच्छे से पढ़ रहे हैं देख के, और थोड़ा सा खुशी और मिलती है। वही समझ लीजिए कि आपके लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ही हमारे लिए मोटिवेशन है। और आप ऐसे करेंगे, इतना आप करेंगे मेरे लिए, तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को 9, 10th, 11th और 12th का चारों बोर्ड, चारों क्लास का मैं बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे ये सारी चीजें मैं आपको दूंगा। ठीक है, डेली पर डे के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो उत्तर कह रहा है कि मृदा अपरदन मृदा के ऊपरी भाग, आवरण या परत का अपने स्थान से दूसरे स्थान को प्राकृतिक संसाधनों जैसे पवन, जल, हिम या मानव द्वारा विस्थापित करना मृदा अपरदन कहलाता है। पहला कह रहा है कि वृक्षों की पत्तियों से आश्रय पेटी बनाकर तटीय इलाकों में इसे प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती को प्रोत्साहन देकर मृदा अपरदन को रोकने का प्रयास किया जाता है। तीसरा, समोच्च रेखाओं के अनुरूप जुताई करना, इससे वर्षा जल ढाल के साथ तेजी से नहीं बहता और इसे समोच्च जुताई कहते हैं। चौथा कह रहा है कि विशाल खेत को पट्टियों में विभाजित करके मृदा संरक्षण किया जा सकता है और फसलों के मध्य घास की पेटी उगाना और चाहिए, और इससे पवन वेग का प्रभाव कम होगा और इसे पट्टीदार खेती कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आ रहा है प्रश्न प्यारे बच्चों कि भूक्षरण रोकने की कोई 3 उपाय बताइए। ये 2024 और 22 में आए हुए प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर कह रहा है कि मृदा अपरदन अथवा भूक्षरण को रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। कौन कौन से? तो पहला कह रहा है वन लगाना, वन लगाकर हम कर सकते हैं। तो कह रहा है कि वृक्षों की जड़ें मिट्टी के करोड़ों को आपस में जकड़े रहती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है। दूसरा, घास लगाना, कह रहा है कि घास की जड़ें भी मिट्टी के कणों को आपस में बांधे रहती है तथा मिट्टी को बहने से रोकती है। तीसरा कह रहा है कि सीढ़ी नुमा खेत बनाना, ठीक है, कह रहा है कि पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर भूमि के कटाव को रोका जा सकता है। ऐसे खेतों के चारों ओर से मेड़बंदी की जा सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए नेक्स्ट वाला पे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न कि भूक्षरण या मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के कोई 4 उपाय बताइए। कह रहा है 2024, 2023, 2022, 2021, 19 और 17 में आए हुए प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आएंगे। डेफिनेटली कह रहा हूं प्यारे बच्चों कि इस बार आएंगे। ठीक है, तो उत्तर है, कह रहा है कि मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है और वह कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाती है। अतः मृदा अपरदन को रोकना अनावश्यक है, जिसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। क्या किए जाते हैं? निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला, मेखला बनाकर, क्या कह रहा है? मेखला बनाकर, कह रहा है कि पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम कर देता है या कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरा कह रहा है कि बांध का निर्माण करके, नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर, पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर, कह रहा है कि पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर कृषि प्रणाली में सुधार करके भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको 1 से 2 बार देखिएगा और पेपर में अच्छे से करके आइएगा। आइए नेक्स्ट है, कह रहा है कि वृक्षारोपण के द्वारा, ये चौथा नंबर है, वृक्षारोपण के द्वारा, वृक्षारोपण का या काफी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की क्या होती है? प्रक्रिया रोकी जा सकती है। बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर पेड़ों का लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। पांचवा है, समुच्च रेखाओं का निर्माण करके, ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समानांतर
हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। भूमि पर सोपान बनाकर, कह रहे हैं कि ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि मृदा अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार खेती काफी विकसित है। ठीक है, लास्ट कह रहा है कि खेतों को पट्टियों में बांधकर, कह रहा है कि बड़े खेतों को पट्टियों में बांधकर फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा अनित बल को कम करती हैं और इस तरीके की कृषि को पट्टी कृषि भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन था जिसमें कि एक दो क्वेश्चन को एक जैसे जोड़ा गया था। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या रहा है, वनों के कोई दो प्रत्यक्ष लाभ बताइए। तो ये 2024, 22, 21, 19, 11, 9 और 5 में आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आएंगे ही आएंगे। उत्तर क्या है कि वनों से होने वाले दो प्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित हैं। पहला कह रहा है कि घरेलू उपयोग में पशुओं हेतु चारा, ईंधन हेतु लकड़ी तथा वन्यजीवों को आवास प्राप्त होता है। और दूसरा, कागज, रबड़, कत्था, दिलासलाई, प्लाईवुड, खेल उपकरण आदि उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति वनों द्वारा ही होती है। तो वनों से ही इतनी चीजों की लाभ हमें मिलती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के सबसे कम वनीय क्षेत्रफल वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का नाम बताइए। तो ये 2023 और 19 में आए हुए हैं। तो कह रहा है उत्तर की भारत में सबसे कम वनीय क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा तथा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, द्वीप समूह है। ठीक है, गोवा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के सबसे कम वनीय क्षेत्रफल वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। ये भी 2022 और 18 में आए हुए प्रश्न है। उत्तर कह रहे भारत में सबसे कम वनीय क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा तथा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों ये तो दोनों एक ही आ गया है। तो हाँ, ये दोनों एक ही है। अब इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये दोनों एक ही हो गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। ठीक है, आइए कह रहा है कि भारत में वनों के ह्रास के दो कारण बताइए। ये 2024 और 21 और 14 में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिएगा। ठीक है, और बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए। आगे की तो सारी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगी और बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। ठीक है, आइए प्रश्न का उत्तर कह रहा है कि भारत में वनों के ह्रास के दो कारण निम्नलिखित हैं। पहला, वनों की कृषि भूमि में परिवर्तन। दूसरा, स्थानांतरित व झूम कृषि से वनों का ह्रास। प्रश्न कह रहा है कि वनों पर आधारित किन्हीं दो उद्योगों का नाम बताइए। ये भी 2023, 21, 19 और 10 में आए हुए प्रश्न है। उत्तर कह रहा है कि वनों पर आधारित दो उद्योग निम्नलिखित हैं। कौन? पहला, खेल उपकरण उद्योग। दूसरा, कागज उद्योग। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालयन वन किसे कहते हैं। तो ये 2023 में आए हुए हैं। कह रहा है यह एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या है कि वनों के संरक्षण से क्या तात्पर्य है। ये 2022 और 13 में आए हुए प्रश्न है। उत्तर कह रहा है कि वनों की वर्तमान पीढ़ी तथा भावी पीढ़ी के अस्तित्व एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचाव करना तथा विभिन्न कारणों के इससे हो रहे ह्रास को कम करना वन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों अगला क्या है। अगला कह रहा है कि वन महोत्सव से आप क्या समझते हैं। 2023 और 16 में आए हुए प्रश्न है। उत्तर कह रहा है कि वनों के संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1950 से 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। इससे अंतर्गत सरकार नाम मात्र के मूल्य पर पौधे प्रदान करती है। ठीक है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि वन संरक्षण के किन्हीं दो उपायों का सुझाइए। ये 2024 और 21 और 14 के आए हुए प्रश्न है। उत्तर कह रहे हैं वनों की रक्षा कर उन्हें आगामी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करना वन संरक्षण कहा जाता है। इसके दो उपाय निम्नलिखित हैं। वनों का अवैध दोहन न करना। दूसरा, खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना तथा वनों को आग से बचाना। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय पशु तथा राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। ये 2023 और 21 में आए हुए प्रश्न है। तो यह है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ तथा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो प्यारे बच्चों ये आपको
बहुविकल्पी में भी मिल जाएंगे, वन लाइनर में 2 नंबर के मिल जाएंगे, 4 नंबर में मिल जाएंगे, 6 नंबर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे प्रश्नों को एक जगह कंप्रेस करके बनाया गया है ताकि आपको वन लाइनर थॉट में पढ़िए, डायरेक्ट आप करके आइए। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू भी चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी, तो उसकी भी वीडियो अगले दिन आपको कल यानी कि 19 तारीख को मिल जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट। कह रहा है कि भारत में पाए जाने वाले मानसूनी वनों का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। ये 2024, 21, 19, 2024, 22, 19, 8, 7 में पाए जाते हैं। वो है ये वितरण, प्रमुख वृक्ष और आर्थिक महत्व। उत्तर कह रहा है, ये कह रहा है कि मानसूनी वनों का वितरण, तो ये पहला मानसूनी वनों का वितरण कह रहा है। भारत में मानसूनी वन उन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जहां 75 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। ये शिवालिक के पर्वतीय भागों तथा प्रायद्वीपीय पठारी भागों में पाए जाते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन्हें आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि मानसूनी वनों के प्रमुख वृक्ष, कह रहा है कि मानसूनी वनों में सागौन, साल, शीशम, महुआ, आवना, बांस, चंदन तथा सेमल आदि के वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि मानसूनी वनों का आर्थिक महत्व, कह रहा है कि आर्थिक रूप से मानसूनी वन काफी समृद्ध होते हैं। इन वनों में अनेक प्रकार के कीमती वृक्ष पाए जाते हैं जिनका व्यावसायिक महत्व अधिक है। उदाहरण के लिए रूप में हम चंदन के वृक्ष को देख सकते हैं। इससे अनेक सौंदर्य प्रसाधन एवं औषधियों का निर्माण होता है। इनमें शाल, शीशम आदि इमारती लकड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वनों पर आधारित किन्हीं 4 उद्योगों के नाम लिखिए। 2023, 21, 14 और 13 में आए हुए प्रश्न है। उत्तर कह रहा है वनों पर आधारित 4 उद्योगों निम्नलिखित है। पहला, खेल उपकरण उद्योग। कह रहा है खेलों के लिए उपयोग में आने वाले अधिकांश उपकरण लकड़ी से निर्मित होते हैं जो कि वनों से प्राप्त होते हैं। खेल उपकरण के निर्माण के लिए पोपलर, अखरोट, टीक आदि की लकड़ियां उपयोगी होती हैं। अगला कह रहा है कि कागज उद्योग। कह रहा है कि कागज निर्माण के लिए कच्चा माल मुख्य रूप से वनों से प्राप्त होता है। किससे होता है? वनों से प्राप्त होता है। बांस, यूकेलिप्टस आदि के वृक्षों से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग कागज निर्माण के लिए किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि माचिस उद्योग। कह रहा है कि माचिस की तिल्लियां बनाने के लिए मुख्य रूप से पोपलर और यूकेलिप्टस जैसी कमजोर लकड़ी की जरूरत होती है जो कि वनों से प्राप्त होती है। और अगला कह रहा है कि तारपीन तेल उद्योग। कह रहा है कि तारपीन का तेल हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले चीड़ यानी पाइन वृक्ष से निकलने वाले गाढ़े द्रव से बनाया जाता है जो कि एक वनोत्पादन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वनों पर आधारित किन्हीं 4 तो क्या क्या है आपका? खेल उद्योग से हो गया, कागज उद्योग से हो गया, माचिस उद्योग से हो गया और तारपीन तेल से हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है अगला प्रश्न है, कह रहा है चिपको आंदोलन। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023, 22 और 21 में 2023 और 22 और 19 में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो चिपको आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 1 नंबर में देखने को मिलेगा, 3 नंबर में और 4 और 6 नंबर में भी देखने को मिलेगा। आइए, तो कह रहा है प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने, किसने? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत की और इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण करने वालों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया और गढ़वाल, टिहरी व कुमाऊं के क्षेत्रों में पेड़ पौधों की अंधाधुंध हो रही कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने एक मानवीय रास्ता अपनाया। इसके लिए उन्होंने वहां के आदिवासियों और जनजातियों के लोगों को तैयार किया जिसमें वह पेड़ की कटाई के समय उससे चिपके रहते थे और कहते थे कि पहले हमें काटो फिर पेड़ों को। इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी को चिपको आंदोलन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों कि भारत में वन जीव संरक्षण के उपाय सुझाइए। ये भी 2024, 23 और 21 और 19 में आए हुए प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, उत्तर कह रहा है कि पहला कह रहा है कि बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन जैसे आंदोलनों को भारतीय समुदाय ने पूरे देश में चलाया और 1988 से ओडिशा के गांवों में संयुक्त वन प्रबंध नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दूसरा कह रहा है कि भारत में लगभग सभी धर्मों की पवित्र पुस्तकें प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों का उल्लेख देवता के रूप में करती है। इन्हें मानव जीवन के रक्षक और मानव जाति का परम मित्र माना जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए 487 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध ने लिखा था, वृक्ष असीम दयालु और उदार जीव हैं। तीसरा कह रहा है कि भारत में कई समुदायों द्वारा बरगद, पीपल, केला, गूलर आदि वृक्षों की पूजा की जाती है। हाथी, मोर, नीलगाय, काला हिरण, गाय, मैना, तोता आदि जानवरों का तथा पक्षियों को लोग प्यार करते हैं। चौथा कह रहा है प्यारे बच्चों कि छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल आदिवासी महुआ तथा कदम वृक्षों की पूजा करते हैं और ओडिशा और बिहार के आदिवासी इमली तथा आम के पेड़ों की पूजा करते हैं और लंगूर और बंदर जैसे पशुओं को लोग प्यार करते हैं तथा उनके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय हैं, ये 4 उपाय हैं। अब इस 4 उपायों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए ये बिल्कुल आपको सेम टू सेम पेपर में देखने को मिलेंगे। मैं आपको पेपर देने के बाद मैं दिखाऊंगा कि जब आप पेपर देके आएंगे तो मैं दिखाऊंगा। आज भी हिंदी का जो पेपर दिया था मैंने, जो अपने यहाँ क्लास में बच्चों को जो पढ़ाया था, बिल्कुल जो बताया था वही सेम टू सेम आया था। ठीक है, तो वैसे मैं ये इसको भी अच्छे से पेपर को तैयार किया हूँ ताकि आप इससे पढ़िए और आप पढ़ के जाके आराम से दे के आइए। ठीक है, तो आइए अगला देखे हैं। कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ बताइए। 2023, 21 और 19 में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो ये कह रहा है उत्तर कि वन किसी भी देश की बहुमूल्य प्राकृतिक निधि होते हैं। इनसे हमें निम्नलिखित प्रत्यक्ष लाभ होते हैं। पहला कह रहा है वन्य जीवों के आश्रय स्थल हैं जिनसे पारिस्थितिकी को संतुलित रखने के में सहायता मिलती है। और दूसरा है वन्य जनजातियों के आश्रय स्थल हैं। इन जातियों को वनों से भोजन जैसे कंदमूल, फल एवं वन्य पशुओं से भोजन पूर्ति में सहायता मिलती है। तीसरा कह रहा है कि आधुनिक युग में वस्तुओं की पैकिंग के लिए लकड़ी का प्रयोग बढ़ रहा है जो हमें बड़े पैमानों पर जंगलों से प्राप्त होती है। चौथा कह रहा है कि वनों से हमें पर्याप्त मात्रा में लकड़ी प्राप्त होती है। लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में और फर्नीचर बनाने तथा कोयला बनाने में होता है। 5वां नंबर कह रहा है कि वनों से उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। कागज, लुगदी, दिया सलाई, रेशम, समूर आदि के लिए कच्चा माल वनों से ही मिलता है। तो ये हो गया वनों से होने वाली प्रत्यक्ष लाभ, यानी कि 5 लाभ हैं। इस 5 लाभ को लिखिए, आपको 6 नंबर बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो प्यारे बच्चों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा लोग को शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो अच्छे से पहुंच जाए। आइए कह रहा है प्रश्न कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी क्या महत्व का वर्णन कीजिए। ये 2023 और 20 में आए हुए प्रश्न है। उत्तर कह रहा है कि जैव विविधता में वनस्पति तथा वन्य जीव एवं मनुष्यों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मानव की अनेक जातियां, उपजातियां पाई जाती हैं। इसी को जैव विविधता कहते हैं। मनुष्य को जैव विविधता के कारण आवश्यकता की अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिससे पृथ्वी पर उसका जीवन संभव होता है। ऐसे में जैव विविधता मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। आइए अगला है प्रश्न कह रहा है कि वर्षा जल ग्रहण के लिए प्रसिद्ध गंडायूर गांव किस राज्य में अवस्थित है। उत्तर है वर्षा जल संग्रहण के लिए प्रसिद्ध गंडायूर गांव कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न करेगा जल के कुल आयतन का कितना भाग महासागरों में पाया जाता है। उत्तर है जल के कुल आयतन का 96.5 भाग महासागरों में पाया जाता है। फिर कह रहा है प्रश्न की अलवणीय जल के स्रोत क्या क्या हैं। तो क्या है? तो उत्तर है प्यारे बच्चों कि वर्षा, सतही, अपवाह और
भौम जल अलवणीय जल के स्रोत हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में जल का कितना भाग अलवणीय है, तो विश्व में जल का 2.5% भाग अलवणीय है। ठीक है, तो आइए अगला करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये प्रश्न है, भारत वैश्विक वर्षण का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त करता है, तो ये 2019 में आए हुए प्रश्न है। तो उत्तर है, भारत वैश्विक वर्षण का 4% भाग प्राप्त करता है। कितने परसेंट? 4%। प्रश्न है, कह रहे कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, ये 2022 में आई हुए प्रश्न है। तो उत्तर है, कह रहे बहुउद्देशीय परियोजनाओं को स्वतंत्रता के पश्चात शुरू किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य नदी के जल को संग्रहित करके जल संसाधनों का समुचित प्रबंध विकसित करना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में ताजे जल के 2 प्रमुख स्रोत बताइए, ये 2023 में आए हुए प्रश्न है। उत्तर कह रहा है, भूमिगत जल और वर्षा जल ताजे जल के प्रमुख स्रोत हैं। क्या है? भूमिगत जल और जो वर्षा जल है, जो भूमि से निकल रहा है जल, और वर्षा हो रही जल, वो क्या है? ताजे जल के क्या है? स्रोत हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए, ये 2023 और 14 में आए हुए प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। उत्तर कह रहा है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना और सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना आदि। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों नए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि तलछट से आप क्या समझते हैं, ये 2023 में आए हुए प्रश्न है। तो उत्तर है कि बाढ़ के कारण मैदानों में जमा हुई महीन मृदा तलछट कहलाती है। क्या कहलाती है? तलछट कहलाती है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि उस नदी का नाम बताइए जिस पर हीराकुंड बांध अवस्थित है, ये 2024 में आए हुए प्रश्न है। उत्तर है, महानदी पर हीराकुंड बांध अवस्थित है। कहां पे है? महानदी पर हीराकुंड बांध अवस्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर अवस्थित है, ये 2022 में आए हुए प्रश्न है। तो उत्तर है कि भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। किस पे है? सतलज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बिजली के कुल उत्पादन में जल विद्युत का क्या योगदान है, ये 2019 में आए हुए प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो उत्तर कह रहा है कि बिजली के कुल उत्पादन में 22% जल विद्युत का उपयोग होता है। कितना होता है? तो 22% जल विद्युत का उपयोग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी बिल्कुल अच्छे से पेपर में करके आए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2023 में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, उत्तर है कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पे है? नर्मदा नदी पे स्थित है। प्रश्न है कि कोयना बांध किस नदी पर स्थित बना है, तो ये भी 2022 में आए हुए प्रश्न है। तो ये है उत्तर है कि कोयना बांध कृष्णा नदी पर बना है। किस बना है? कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं सलाल जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में है, तो 2024 में आए हुए प्रश्न है। तो उत्तर है कि सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहां पे है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। प्रश्न कह रहा है कि किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जो कृष्णा गोदावरी विवाद में शामिल है, 2019 में आए हुए प्रश्न है। तो उत्तर है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक कृष्णा गोदावरी विवाद में शामिल है। क्या है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक कृष्णा गोदावरी में विवाद में शामिल है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, ये प्रश्न कह रहा है कि वर्षा जल संचयन से क्या तात्पर्य, ये 2024 और 15 में आए हुए प्रश्न है। तो उत्तर है कि वर्षा के जल का पुनः उपयोग करने के लिए उसका संरक्षण एवं भंडारण करना वर्षा जल संचयन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला प्रश्न कह रहा है, पहाड़ी और पर्वतीय प्रदेशों में लोग जल संग्रहण कैसे करते हैं, तो ये 2023 में आए हुए प्रश्न है। उत्तर है कि पहाड़ी और पर्वतीय प्रदेशों में लोग वाहिकाओं के निर्माण द्वारा जल संग्रहण करते हैं, जिसको गुल या कुल कहते हैं। गुल या कुल कहते हैं। अगला प्रश्न है, टाका शब्द को परिभाषित कीजिए, ये 2022 में आए हुए प्रश्न है। तो आइए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि पीने का जल संग्रहित करने के लिए बनाए गए भूमिगत टैंक अथवा जल स्रोत को टाका कहते हैं। ठीक है ना, जो भूमि के अंदर बनाया गया उस जल स्रोत को टाका कहते हैं। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों अगला है, अब हम लोग अंतिम चल ही रहे हैं क्योंकि संपूर्ण भूगोल खत्म होने वाला है। और इसको एक बार देखिए, और संपूर्ण इतिहास भी आपका वीडियो डाल दिया गया है। इसके बाद
जितने हैं आपके चैप्टर और एमसीक्यू पूरे कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि आप 20 फरवरी को आप बिल्कुल आसानी से उस पेपर को दे के आइएगा, ठीक है। आइए, कह रहा है प्रश्न, कह रहा है भारतीय कृषि की किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये 2024 और 20 और 7 में आए हुए प्रश्न, 17 में आए हुए प्रश्न। उत्तर कह रहा है कि भारतीय कृषि की समस्या या पिछड़ेपन या निम्न उत्पादकता के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। कह रहा है कि कृषि की वर्षा पर निर्भरता, दूसरा कृषि जोतों का छोटा आकार, तीसरा कृषि की पारंपरिक तकनीकी, और चौथा कह रहा है कि श्रम प्रधान तकनीकी, पांचवा कह रहा है उन्नत बीजों का अभाव तथा महंगा होना, छठा कह रहा है कि भूमि पर जनसंख्या भार में वृद्धि, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ये 2024, 22 और 20 में आए हुए प्रश्न है। आइए उत्तर कह रहा है कृषि की 3 समस्याएं इस प्रकार हैं। पहला, बढ़ती जनसंख्या धीरे धीरे खाद्य फसलों की कृषि का स्थान फलों, सब्जियों, तिलहनों और औद्योगिक फसलों की कृषि लेती जा रही है। इससे अनाजों और दालों के अंतर्गत निवल बोया गया क्षेत्र कम होता जा रहा है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादक देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। दूसरा नंबर कह रहा है कि भूमि के आवासन इत्यादि जैसे गैर कृषि उपयोगों और कृषि की बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए निवल क्षेत्र में कमी आई है। तीसरा कह रहा है कि रासायनिक उर्वरता एवं कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग रासायनिक उर्वरता और कीटनाशी जिन्होंने कभी नाटकीय परिणाम प्रस्तुत किए थे को अब मिट्टी को निम्नीकरण का दोषी माना जा रहा है। तो ये कृषि के 3 समस्याओं का उल्लेख है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो ये है प्रश्न 2023 में आया हुआ है। तो ये कह रहा है उत्तर के भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। अगला कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। तो ये 2024 और 13 में आए हुए प्रश्न। उत्तर है कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के 2 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला कह रहा है कि किसानों को उन्नत बीज तथा उर्वरक सस्ते मूल्य पर मिलने चाहिए, ठीक है। और कह रहा है दूसरा कि उपज का पर्याप्त मूल्य मिले तथा उसके भंडारण की व्याख्या होनी चाहिए। तो ये हो गए यानी कि हरित क्रांति के 2 सफल उपाय। और प्रश्न कह रहा है कि भारत की 2 व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए। तो 2023, 18, 17 और 14 में आए हुए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर है कह रहे कि भारत की 2 नकदी फसलें निम्नलिखित हैं। कौन? एक गन्ना है और एक चाय है। गन्ना और चाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आइए कह रहे प्यारे बच्चों कि गन्ना का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, यानी अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, ठीक है। और प्रश्न है कि भारत की कुल प्रमुख तिलहन फसलों के नाम बताइए। ये 2021 में आए हुए प्रश्न है। तो उत्तर है कि तिल, सरसों, अलसी और मूंगफली प्रमुख तिलहन फसलें हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है कह रहा है कि चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका कि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। क्या है? प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न। प्यारे बच्चों चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिएगा। इस सेशन को इतना दबा के शेयर करिए ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच जाए जिनको पेपर देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर से। कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 खरीफ फसलों के नाम बताइए। जो 2024 में आए हुए प्रश्न है प्यारे बच्चों। उत्तर है कि चावल और मक्का खरीफ फसलें हैं। प्रश्न है कि जायद फसलें के अंतर्गत आने वाली फसलों के नाम बताइए। ये 2023 में ये भी आए हुए प्रश्न है। तो उत्तर है तरबूज, खरबूजा, खीरा, चारा आदि जायद की फसलें हैं। क्या है? जायद की फसलें। ये 2 से 2.5 महीने की ये फसलें होते हैं, ठीक है।
प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के महत्वपूर्ण मोटे अनाजों का नाम बताइए। ये 2022 में आए हुए प्रश्न है। तो भारत के महत्वपूर्ण मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का मोटे अनाज हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत के सबसे महत्वपूर्ण दाल उत्पादक राज्य के नाम लिखिए। ये 2023 में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र दाल उत्पादक राज्य। सबसे पहले नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, ठीक है, और इसके बाद राजस्थान, देन महाराष्ट्र चौथे नंबर पे। आइए नेक्स्ट, कह रहा है प्यारे बच्चों कि रवि की किस एक फसल का नाम एवं उसके बोने का समय बताइए। ये 2023 और 12 में आए हुए प्रश्न है। तो उत्तर है कि गेहूं एक रवि फसल है जो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल और से जून के मध्य काट ली जाती है। क्या होती है? तो ये है रवि की फसल, ठीक है, गेहूं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि खरीफ फसलों का समय कौन सा होता है। ये 2021 में आए हुए प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। उत्तर है, कह रहा है कि खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। धान एक खरीफ फसल है। क्या है? धान एक खरीफ फसल है। अगला प्रश्न, किन्हीं 4 राज्यों के नाम लिखिए जहां खरीफ की फसलों की प्रमुखता है। ये 2024 में आए हुए प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो उत्तर है, कह रहा है कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में खरीफ की फसलें की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि आप लोग के लिए जितना मेहनत किया जा रहा है, आप केवल 1 से 2 बार इसको बनाने के लिए बहुत समय लगता है प्यारे बच्चों। पीपीटी बनाइए स्वयं से, मैं खुद से बनाता हूँ, अलग से बनाता हूँ, फिर स्लाइड लगा के अकेले सब वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो प्यारे बच्चों केवल आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिएगा ताकि हम आपको और भी ऊर्जा मिले, ताकि हम और भी आपको अच्छे से आगे बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकें। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। ये 2022 और 12 में आए हुए प्रश्न है। उत्तर है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के 2 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, सिंचाई की प्रमुख सुविधाओं से वृद्धि एवं विस्तार। दूसरा, उन्नत बीजों एवं उर्वरकताओं की व्यवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों की कृषि क्या है। 2024 और 22 में आए हुए प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर कह रहा है कि कृषि भूमि जोतने, फसल उगाने, मत्स्य पालन, पशुपालन तथा वानिकी कला एवं विज्ञान है। ठीक है, अगला कह रहा है प्रश्न कि रबी फसल की 4 फसलों के नाम बताइए। 2023 में आया हुआ प्रश्न है, डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर है गेहूं, जौ, चना और मटर आदि रबी की फसलें हैं। क्या है? रबी की फसलें हैं। आइए प्यारे बच्चों अब लोग हम चलते हैं। अब प्यारे बच्चों दे दिया है प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिहंद बांध की स्थिति एवं कोई 2 महत्व लिखिए। 2023 और 19 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर है कि रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर बना हुआ है। तो रिहंद बांध किस पर बना हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद बांध रिहंद नदी पे बना हुआ है। इस बांध के 2 महत्वपूर्ण निम्नलिखित है। क्या है? पहला कि इस बांध से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कितना? 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। दूसरा, इस बांध से 600 किमी लंबी नहरें निकाली गई हैं जिसमें 34 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। कितने? तो 34 लाख हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के 3 महत्व बताइए। तो यह है 2022, 16 और 15 में आए हुए प्रश्न है। उत्तर है, कह रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना हुगली की सहायक नदी दामोदर नदी पर निर्मित की गई है और दामोदर घाटी परियोजना के 3 महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं। पहला कह रहा है कि इस परियोजना के कारण पश्चिम बंगाल बाढ़ मुक्त हुआ और इसके अतिरिक्त बाढ़ से होने वाली मृदा क्षरण का भूमि क्षरण की समस्याओं से भी मुक्ति मिली है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि इस परियोजना से लगभग 6600 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा रही है और जिसका उपयोग झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के लिए किया जा रहा है। तीसरा कह रहा है कि पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में 74 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा रही है और जिससे उद्यानों एवं खाद्यान्न एवं जूट का अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं
तो कह रहा है प्रश्न कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के 3 महत्व बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 2023 में आया हुआ है, 2013 में आया हुआ है, 15 में आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि हमें भी एक एनर्जी मिले कि बच्चे चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक भी किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं और शेयर भी किए हैं। बिल्कुल आपको सारी चीजें इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, ठीक है, यूट्यूब पे। तो आइए, उत्तर है, कह रहा है कि इस तरह की परियोजनाओं के प्राथमिक उद्देश्य में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। वर्ष 2005 से 6 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इन परियोजनाओं से 30,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ और मार्च 2000 में 37,000 था और भारत इस माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 22% भाग प्राप्त करता है। कितना करता है? 22% भाग प्राप्त करता है। दूसरा कह रहा है, मृदा संरक्षण परियोजनाएं नदी के पानी की गति को धीमा करके मिट्टी का संरक्षण करती है, मिट्टी को भी कटने से या बहने से बचाती है। तीसरा कह रहा है, बाढ़ नियंत्रण के ये परियोजनाएं अपने जलाशयों में अतिरिक्त पानी जमा करके बाढ़ को नियंत्रित करती हैं। क्या करती हैं? बाढ़ को नियंत्रित करती हैं। आइए, तो प्यारे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट है आपका 1-2 स्लाइड है, इसके बाद आपको पूरा संपूर्ण भूगोल खत्म हो जाएगा, ठीक है। आइए, अब देखिए, कह रहा है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। ये 2023 और 20 में आए हुए प्रश्न है। उत्तर है, कह रहा है कि धात्विक खनिज के अंतर्गत आने वाले खनिजों को खदानों से निकालकर साफ करते हैं, जिससे उनमें विशेष प्रकार की चमक आ जाती है, ठीक है। और इसमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, लोहा और सीसा जैसे खनिज शामिल होते हैं। तो ये खनिज हैं जो कि खानों से निकाल के उन्हें साफ किया जाता है, जिसमें चमक आ जाती है। ये सारे खनिज आते हैं, ठीक है। मिलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है, 2024 में, 2022 में और 2019 में। आइए, उत्तर कह रहे, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो लंबे समय के प्रयोग में ये प्रकृति में तय तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये गैर नवीनीकरण होते हैं। ये मुख्य रूप से औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्योगों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। जीवाश्म ईंधन, ऊष्मीय शक्ति ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और बायोमास और पवन ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्र हैं। क्या, कौन से? मुंबई हाई और कलोल। मुंबई हाई और कलोल खनिज के 2 क्षेत्र हैं, ठीक है। तो आइए, तो प्यारे बच्चे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिएगा, ठीक है। तो आइए, अगला देखते हैं। अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क की किन्हीं 3 पेटियों के नाम बताइए। ये 2022 और सॉरी, ये 23, 22 और 21 में आए हुए प्रश्न। आइए, तो क्या रहा है उत्तर? कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क का उत्पादन, भारत विश्व का लगभग 12% लौह अयस्क का उत्पादन कर विश्व में 4थे स्थान पर है। 2020-21 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 2,04,35,000 टन लौह अयस्क का उत्पादन किया गया तथा भारत में लौह अयस्क का विशाल भंडार है। भारत में लौह अयस्क का विशाल भंडार है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। और हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक अयस्क है, जिसमें लोहांश 50 से 60% पाया जाता है। और भारत विश्व का लगभग 7.1% लौह अयस्क खनन कर प्रमुख लोहा उत्पादक देश है। और भारत में लोहे के सुरक्षित भंडारों का अनुमान 1760 करोड़ टन लगाया गया है, ठीक है। और यहाँ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में लोहा निकाला जाता है, ठीक है। और भारत में लगभग आधा लौह अयस्क निर्यात कर दिया जाता है। जापान इसका प्रमुख आयातक देश है। क्या है? जापान इसका प्रमुख आयातक देश है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब लास्ट में हम लोग एक है, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों।
तो प्यारे बच्चों, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब बहुत ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और ताकि वो सारे बच्चों के यहाँ ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो आइए प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, कह रहे कि अबरख की उपयोगिता बताएं, भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों के नाम भी बताएं। और ये 2024, 23, 22, 21 और 19 में आए हुए प्रश्न है। उत्तर कह रहा है कि अबरख एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में क्या होते हैं, समाहित हो सकती हैं। अबरख पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। अबरख विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरहित हार्य खनिजों में से एक है। अबरख के विक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं, और बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक हैं। राजस्थान के मुख्य अबरख उत्पादक क्षेत्र अजमेर और आसपास हैं, और आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अबरख पेटी भी देश की महत्वपूर्ण अबरख उत्पादक पेटी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने अबरख क्षेत्र की उपयोगिताएं के नाम बता दिए जो भारत में इतने पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को संपूर्ण भूगोल हमने कंप्लीट करा दिया। इसके बाद कल देखते हैं कि अगला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करा के आपको पूरा फुल एमसीक्यू दे के आपको 28 तारीख को 20 फरवरी को जो आपका एग्जाम है उसमें पूरा सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी तरह प्रश्न पाने के लिए प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच पाए और वो भी लोग इस वीडियो को देख के अच्छे से पेपर को दे पाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद प्यारे बच्चों।